ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान का चीफ गेस्ट बना हुआ है और किस तरह से वो भारत के अफेयर्स में और ख़ास तौर पर जब हम वक्फ बोर्ड की वक्फ बिल की बात करते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह से अभियान चला रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे और यही आज हम विशेष चर्चा का विषय होगा हमारा। भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान का चीफ गेस्ट बनकर हेट स्पीच का बाजार गर्म कर रहा है। तो उसने हेट स्पीच का बाजार गर्म कर रखा है। भारत के से भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में अलग अलग लोगों से मिलकर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बयान देकर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर जाकिर नाइक भारत के हिंदू और उन्हें ये कहता है कि बहुत चाहते हैं हिंदू, जब बड़ी तादाद में इस्लाम कबूलने लगे तो मैं उनके एजेंडे पर आ गया। ढाका ब्लास्ट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये कहना है जाकिर नाइक का। भारत नफरत के बीज बोने वाले जाकिर नाइक कट्टर सोच का प्रतीक बना था, लेकिन अलग बात है कि दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते थे। भारत सरकार की जांच एजेंसी इसे कई मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और उग्रवाद फैलाने के मामले में ढूंढ रही है। वर्तमान में मलेशिया ने इसे परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा दिया है। कट्टर सोच वाले जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने पहले जमात इस्लामी बांग्लादेश के बुलावे में वो वहां पहुंच चुका था। बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लगाने के लिए जाकिर नाइक ने अभियान चलाया था। आज जमात इस्लामी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश भारत के खिलाफ जिहाद करके दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लोगों को आगे कर रहा है। भारत के कारण ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। आज का बांग्लादेश अपने राष्ट्र नायकों की तौहीन कर रहा है और भारत को दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किया है। लोकसभा में चर्चा के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति में चर्चा के लिए भेजा गया है, जिसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। मीडिया की खबरों की अगर माने तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करोड़ों चिट्ठियां और मेल्स लिखवाई गई हैं। दावा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू भी आ रही है। देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। कट्टरवादी इस्लामिक स्कॉलर और प्रचारक जाकिर नाइक अपने संदेशों के जरिए लोगों को भड़काने और सुझाव के लिए लगातार वो पहल करता हुआ देखा गया है। सवाल यह है कि कट्टरपंथी जमातों से आज पाकिस्तान को 2 जून की रोटी तक के लिए भिखारी बना दिया है। 2 जून की रोटी के लिए वो मुहैया है और ऐसे हालात में भारत में जाकिर नाइक के समर्थकों को भी जानना जरूरी है कि वो सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है बल्कि इंसानियत का भी दुश्मन है। तो पाकिस्तान का जो हाल बनाकर रखा है वो लोगों को समझने की जरूरत है और ये भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से वहां आज पाकिस्तान एक उसकी जिसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि सीधे हम इस चर्चा में जोड़ेंगे अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। अतीकुर रहमान जो कि रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। अतीकुर रहमान जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो सबसे पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट बना करके रखा हुआ है और वो जो पूरे भारत में वक्फ बिल के खिलाफ अभियान चला रहा है, ये समझने की ज़रूरत है कि दरअसल सच क्या है। ये शायद देश के लोगों को, मुसलमानों को, आम लोगों को, सबको समझने की ज़रूरत है। निखिल, जब आप कहते हैं अपनी रिपोर्ट में जब आप बता रहे थे कि भारत का जो मोस्ट वांटेड जो भगोड़ा है जाकिर नाइक, वो पाकिस्तान का चीफ गेस्ट है इन दिनों। और जब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से वहाँ मिलते हुए उनको बता रहा है कि वो बता रहा है कि भारत से उनको क्यों भगाया गया या वो भाग खड़े हुए, तो उसका सीधा कारण वो दे रहा है कि भारत में उनके स्पीच से प्रभावित होकर बड़ी तादाद में हिंदू जो है वो मुसलमान बनने लगे थे, इस्लाम अपनाने लगे थे। इसके कारण वो सरकार की नज़रों पे चढ़ गए और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। अब सवाल ये है कि ये लोगों ने देखा है कि जाकिर नाइक के रैलियों में, जाकिर नाइक के सभाओं में किस तरह से हाथ उठा के उसको एक तरह से इस्लाम के लाने के लिए पहल की जाती थी। और ये यूपीए के दौरान हुआ है। उनका एक पीस टीवी का नाम आपने सुना होगा और टेलीविज़न काफ़ी मशहूर किया गया। उसके कई प्रोग्राम में खुद दिग्विजय सिंह जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो वो कहा करते थे कि ये शांति दूत है।
तो अब सवाल ये है कि जैसे ही बांग्लादेश में का वो जो ब्लास्ट सीरीज ब्लास्ट आया और उसमें जब वो पता चला कि बांग्लादेश में इस सारे ब्लास्ट के कारगुजारियों में सिर्फ जाकिर नाइक का वो स्पीच है जो रेडिकल इस्लाम को लेके जाकिर नाइक यूथ को और किस तरह से वो भड़काते हुए रहे। भारत सरकार ने जो उग्रवाद को फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के कई ऐसे केसेस जब उनके खिलाफ में खोला तो जाकिर नाइक भाग खड़े हुए और मलेशिया में जाके वो परमानेंट रेजिडेंट बन गए। अब सवाल है कि जाकिर नाइक आज पाकिस्तान में क्यों है और कल वो बांग्लादेश में क्यों था। तो आप उसका इम्पैक्ट देखिए कि बांग्लादेश में आज दुर्गा पूजा के लिए सारे जमात इस्लामी के लोग जगह जगह घूम घूम के लोगों को दुर्गा पूजा न कराने के लिए पंडाल में थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। और पाकिस्तान में बैठा जाकिर नाइक पूरा रेडिकलिज्म जो है उसको एक तरह से बढ़ावा दे के वो कह रहा है कि इस्लाम को हमको पूरे दुनिया में ये फैलाना है। खुद शहबाज शरीफ उसको कह रहा है कि वो दुनिया में शांति का दूत बना हुआ है हमारे लिए। तो इन चीज़ों को समझते हुए जब हम देखते हैं कि वक्फ के खिलाफ में अभी पिछले 15 दिन से जाकिर नाइक जब अपने वीडियो मैसेज से ये बात फैला रहा था और लोगों को बता रहा था कि तुम्हारे मस्जिदें यहाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, और उस पर आप अगर देखें कि जिस बात को निशिकांत दुबे चार्ज लगा रहे थे और उन्होंने दावा किया था कि लाखों चिट्ठियाँ उसके बाद जेपीसी के पास आई कि लोग इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। तो सवाल है कि वक्फ बिल के विरोध करने वाले जो जितने मुहिम भारत में चल रहे हैं, क्या जाकिर नाइक उसके पीछे में नहीं है? इसका सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना होगा। जी, इससे पहले आगे बढ़ें, जिस बात की बात आप कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पर, उस पर जाकिर नाइक दरअसल क्या कहता है ये अब आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों को सरकार हथिया लेगी अगर ये वक्फ बोर्ड लागू हो जाएगा, कानून आ जाएगा। ये आपको सुना लेते हैं, पहले आपको सुनाते हैं। This anti-Islamic, anti-Muslim coalition government, which is trying to usurp, eat the property of the Muslims. You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, more than 3,400 square kilometer of land. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas, thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. It is your duty, it's my duty to see to it that we object to it. अतीकुर रहमान जी, सीधे आपके पास आते हैं। अंग्रेजी आपको समझ में आई होगी, साफ तौर पर थोड़ा सा तर्जुमा कर दूं। वो कह रहे हैं कि अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो लैंड है, 34,000 किलोमीटर वो बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि जितने भी मस्जिद है, मदरसे हैं, वो सब सरकार सीज कर देगी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के रेडिकलाइजेशन वाली जो स्पीचेस हैं, इनसे आम मुस्लिमों को सचेत होना चाहिए और कम से कम इस तरह की चीज़ों के खिलाफ उठकर खड़ा होना चाहिए? निखिल जी, ये जाकिर नाइक जब इन्होंने कहा वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर बयान जारी किया, इससे पहले पार्लियामेंट में जब जेपीसी में ये मामला गया था, ओवैसी साहब भी यही बात कह रहे थे, हम लोग भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर यही बात कह रहे थे। तो हम लोगों को किसी भगोड़े जाकिर नाइक की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को ये एहसास दिलाने में कि जो बिल पेश किया गया है वक्फ अमेंडमेंट का, वो पूरे तौर पर हमारी मदारों पर, मस्जिदों पर कब्जा करने की बीजेपी की मंशा है। ये और डिटेल में मैं कई चैनल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स पर पहले बता चुका हूं। जाकिर नाइक जैसे या किसी भी भगोड़े या कोई आउटसाइडर इंडिया के बाहर की ताकत की हमको जरूरत नहीं है। तो ये क्यों ना माना जाए कि वो आपकी भावनाओं को भुना रहा है? हाँ, ये बात है, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश हो सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बड़ी गलती की कि वो भाग गए हिंदुस्तान से। उनको यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स को एंगेज करना चाहिए था, अपनी जो कोर्ट्स के अंदर साबित करना चाहिए था कि भाई उन पे जो इल्जाम लगे हैं वो गलत हैं। वो ना आकर भारत के अंदर बाहर बैठकर, और आज तो उन्होंने और सोने पे सुहागा कर दिया। एक दुश्मन मुल्क
एक फेल स्टेट पाकिस्तान में जाकर और वहां पर ये दाढ़ी की बात करते थे। मैं बता दूं निखिल जी, तो इससे तो ये मंशा और जाहिर हो जाती है जो आपने बात कही। मैं दरअसल उस पर थोड़ा एप्रीहेंशन कर रहा था, लेकिन आपने स्वयं अपनी बात को काट दिया कि वो दुश्मन मुल्क में साथ पे जाकर बैठा हुआ, वहां पर स्टेट गेस्ट बना हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि यहां पर रह करके वो कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी उनको। नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उससे मैं सहमत हूं। मनी लॉन्ड्रिंग उनके इंस्टीट्यूट्स में होती थी, लेकिन टेररिज्म और उनकी जो स्पीचेज हैं वो लगभग मैंने तमाम स्पीचेस को अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया है। मैं रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, और कहीं से कहीं तक टेररिज्म में डॉक्टर जाकिर नायक को जोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, आपका मानना है कि टेररिज्म में जोड़ा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश में जो ब्लास्ट हुए, जो सारी चीजें हुई, अनिरुद्ध सिंह को इसमें जोड़ेंगे। अनिरुद्ध प्रताप, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सारा मामला है दरअसल रेडिकलाइजेशन का है और एक वर्ग को पूरे मामले में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या दूसरी चीजें हो, खासतौर पर अभी जो वक्फ बोर्ड पर वो बोल रहा है दरअसल वक्फ कानून के ऊपर, आपको नहीं लगता है कि ये सारे चीजों में एक तरह से एक वर्ग को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? निखिल जी, मैं दो भाग में उत्तर दूंगा बहुत जल्दी। पहली चीज तो जो पाकिस्तान हमेशा इंडोर्स उस व्यक्ति को करता है जो भारत विरोधी बयान दे, चाहे वो क्या कहते हैं हिंदुओं के विरोधी में बयान दे, माफ करिए कहना नहीं चाहिए। वो कांग्रेस को लेके भी वही कहते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, जो टेक कांग्रेस और एनसी का है वही टेक हमारा है। वहां के डिफेंस मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं। वो दाऊद इब्राहिम को भी शरण देता है और जाकिर नाइक को भी शरण देता है। जाकिर नाइक को यहाँ की हमारी में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बड़े नेता कहते हैं जाकिर नाइक में शांति का दूत, हाफिज सईद में क्या मसीहा उनको दिखता है, और यहाँ के जो पत्थरबाज लड़के हैं उनके आतंकवादी हैं, उनके अंदर उनको दिखता है हालात का मारा। दूसरी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके जाकिर नाइक या कुछ लोगों, काफी लोगों की मंशा यही रहती है कि वो एक पर्टिकुलर लोगों का ही होल्ड में रहे। भाई वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसमें किसको इंडोर्स किया जा रहा है? उसमें किया जा रहा है जो गरीब मुसलमान है, जो उसमें पिछड़े हुए मुसलमान है उनको, जो महिलाएं हैं उनको उसमें संस्था में जगह दिया जा रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य मजहबी या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति उसमें ना सदस्य बन सकता ना कुछ बन सकता है। उसमें जो चाहे बोहरा समुदाय के हों, मुसलमान हो, चाहे सिया के हों, वो सारे लोग उसमें जा रहे हैं, या महिलाएं जो है वो। तो ये एक जो वक्फ बोर्ड है एक तरीके से इंटाइटलमेंट बन चुका था जो कुछ मुस्लिम। दूसरी चीज ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि वो टेररिज्म में नहीं उसमें इन्वॉल्व था, आतंकवादी घटनाओं में तमाम चीजों में नहीं थे, तो भैया वो क्या कहते हैं ईडी जो है, जो ये गैर कानूनी पैसा उनके पास आता था, ब्लैक मनी आता था, वो किस चीज के लिए? रिसर्च करने के लिए थोड़ा आता था। ऐसा कौन सा रिसर्च का पैसा होता है जो कि इसमें ब्लैक मनी में आता है? तो कई चीजें हैं और पाकिस्तान हमेशा उन लोगों को इंडोर्स करता है जो भारत के विरुद्ध और हिंदू या सनातन के विरुद्ध, और उनका पूरा जितना अभी तक उन्होंने काम किया है वो केवल दो चीजों में काम किया है। बांग्लादेश गए तो वहां दुर्गा पूजा पंडाल का क्या हाल, पाकिस्तान जाते हैं तो केवल भारत विरोधी बयान, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, ये सारी चीजें उनमें रही हैं। जी, विनोद जी आपको इसमें जोड़ना चाहेंगे। ये जिस तरह से अभी जो हमारी चर्चा चली है, जिस तरह से अतीकुर रहमान जी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये इस कंसेंसस पर पहुंचना चाहिए हमको कि ये लगता है कि जाकिर नाइक जो है वो हेट स्पीचेस नहीं देता है। ये ऐसा उनकी बात से लग रहा है। तो मैं इस बात को आपसे समझना चाहूंगा कि क्या दरअसल इस बात को भी समझने की जरूरत है कि वो हमारी लाइन पे हमारी भावनाओं को भुनाते हुए लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और इस बात को समझने की जरूरत है। निखिल, जाकिर नाइक क्या बोलता है, भगोड़ा ये एक प्रचारक है, उसको किस रूप में बोलता है नहीं बोलता है, इससे देश को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तब होता है जब विद्वान आदमी हमारे साहब बैठे हुए हैं, अभी रफीकुर साहबान साहब रिसर्चर है, बहुत इस्लामिक स्कॉलर है, वो जब प्रभावित होने लगते हैं। मैं उनको अपडेट कराता हूं। अभी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है अभी ईदगाह के मैदान में, और वो हाईकोर्ट के आदेश पे लगी है, वो डीडीए की जमीन है। लेकिन ये वक्फ का तमाशा देखिए कि डीडीए की जमीन में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी, वो इसका विरोध हो रहा है क्योंकि वो वक्फ की हो गई। जब हाईकोर्ट ने कहा ये कोई वक्फ की नहीं है, ये तुम्हारी जमीन ईदगाह तक है, तो कहा गया है कि भाई यूजर्स क्लॉज इसमें जोड़ा जाता है कि ईदगाह के सामने में पड़ी हुई जितनी जमीनें हैं अगर चरण रख दिया कोई वहां पे तो वो सारी मुस्लिम वक्फ की हो गई। यार ये क्या तमाशा है इस देश में
कि आप देखिए कि कल ही एक नेता ने कहा, आपका एक मौलाना ने कहा कि जहां यहाँ पे इस दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राचीन धार्मिक मंदिरें हैं वो सारे वक्फ की जमीन में हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं अभी अतिकुल साहब, कि भारत में 2006 में 1.6 लाख एकड़ जो जमीन थी वो वक्फ की जमीनें थी। उसमें कई पाकिस्तान जो चले गए इनेमी प्रॉपर्टी के बदले में लोगों ने उसको वक्फ का मान लिया, अल्लाह की दान में दिया गया ये संपत्ति। ये 2013 के बाद 9.5 लाख एकड़ हो गई सिर्फ यूजर्स के क्लॉज में, और आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की जमीन छीन जाएगी, मस्जिदों की छीन जाएगी। अरे भाई, जिसकी पहले छीन ली है उसकी कम से कम उसके मुकदमा कौन लड़ेगा? 90,000 आपके यहाँ एक वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेस हैं जिसका कोई कोर्ट से कहीं से कोई लेना देना नहीं है। इतने भसड़ डाल के जो लोग इसकी पैरवी करने आते हैं और जाकिर नाइक के बात से प्रभावित होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो देश के शुभचिंतक तो कम से कम नहीं हो सकते। ठीक है, अतीकुर रहमान, जो वक्फ बिल है आ रहा है उसका ड्राफ्ट आपने पढ़ा है क्या? यानी उसमें कहीं कहीं लिखा है कि इसमें जो मस्जिद है, जो दरगाह है, वो छीन ली जाएगी, जो आपने अभी पहले कहा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है निखिल जी आपका। इससे पहले विनोद जी की बात को थोड़ा सा साफ कर दूं मैं। निखिल जी ने कहा कि हम प्रभावित हैं, खास तौर से मैं प्रभावित हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक से। देखिए निखिल जी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे हम कभी ना कभी जुड़ते रहते हैं। जब कभी हमको मालूम पड़ता है कि वो कुछ इलीगैलिटीज में शामिल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं, हम उनसे अलहदगी कर लेते हैं, रिजाइन कर देते हैं और उनकी बैठकों में हम जाना बंद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में भी यही था। यंगस्टर्स थे, हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे और यूनिवर्सिटी के दौरान हम बहुत उनके लेक्चर सुनते थे, उनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे। जब यहाँ से उनके ऊपर इल्जामात लगे, वो उम्रा में थे, तो भी मैंने बहुत सपोर्ट किया, दिल खोलकर डॉक्टर जाकिर नाइक को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही हमको ये मालूम पड़ा कि वो यहाँ से भाग चुके हैं और हमारे कोर्ट्स का सामना करने में असमर्थ हैं, हमने उनका साथ छोड़ दिया। हमारी जो भक्ति है ना विनोद जी, वो अनभक्ति नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेगा कोई भी मुसलमान, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। अधिकारी साहब, मैं एक सवाल, सर आप विद्वान आदमी हैं, आप जब बैठते हैं तो हम लोग आपसे काफी कुछ सीखते हैं। जाकिर नाइक एक तरह से आप कहिए कि पूरा शरिया की लॉ की बात करते हैं, इस्लाम में के अलावा वो मानते हैं कि बाकी सब कुछ हराम है। आज पाकिस्तान में भी उनका भाषण है, आप कहें तो हम उसको सुनवा दें। और वो ये बात कहते हैं कि वो जो भी कानून है वो कुरान के ही, जो हदीस में जो लिखी गई है बातें, वही सिर्फ कानून है। पाकिस्तान में भी बोल रहे थे। तो क्या आप जब प्रभावित होते हैं इस देश में जो शरिया कानून और जाकिर नाइक उसकी पैरवी करते करते दुनिया में एक मैसेंजर ऑफ पीस बने हुए हैं, क्या इस देश में आप शरिया कानून से देश चलाएंगे? आप इस देश में जाकिर नाइक की बात को करते हुए आप सिविल में और क्रिमिनल में अलग अलग कानून के बाद आप संविधान दिखाएंगे। आपका सवाल तो जब आपको सूट करता है तब आप संविधान का ओढ़ लेते हैं, और जब आपको लगता है तब आप संविधान को धता बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बता देते हैं। तो भैया, ये वक्फ के लिए क्यों नहीं आपका संविधान कभी उसमें शामिल है? ठीक है, सीधा सवाल है। कौन सा संविधान में वक्फ लिखा हुआ है? ये सेकुलर नेशन अगर ये है तो आपके लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है, सारे कम्युनिटी के लिए है। और वो जब सेकुलर की बात आती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों हो जाती है? ठीक है, कहां है वक्फ संविधान में लिखा हुआ? जी, अब आपके प्रश्न में मैं आ जाता हूं क्योंकि शायद आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। आपने कहा कि कौन से ड्राफ्ट के अंदर जो वक्फ बोर्ड का है, कौन से ड्राफ्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन जाएंगी। एक क्लॉज है और बेहतर होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता अनिल दुरुज जी इसके ऊपर रोशनी डालें। मैंने बहुत सारे स्पोक्सपर्सन से बीजेपी के पूछा है, लेकिन कोई भी इसका खुलासा जवाब नहीं दे पाया। एक क्लॉज है जिसके अंदर यह कहा गया है कि 3 महीने के भीतर जो भी अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी ये साबित नहीं कर पाएगी कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी अदालत में, किसी भी ट्राइब्यूनल में, किसी भी बोर्ड में, कहीं पर भी कोई अपील, कोई सूट, किसी भी तरह का कोई मुकदमा दायर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आप अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी यानी कि इसी पर तो सारा विवाद है कि जिस पर उंगली रख दिया वो हमारी, जिस पर पैर रख दिया वो हमारी, जो अगर ईदगाह के सामने है तो वो हमारा,
तो यही तो सारी बात हो रही है। निखिल, अनिरुद्ध जी जवाब देंगे इसका, इसके बाद मैं पूछता हूं। ठीक है, अनिरुद्ध जी जवाब दें, अनिरुद्ध जी जवाब दें। ठीक है निखिल जी, अतीकुर जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि भाई भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ बोर्ड कैसे बन गया? चलो आर्मी को मान लिया, रेलवे को मान लिया कि उनको सरकारें जमीन देती रही, वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा लैंड ओनर बन गया। यानी कि सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि सबको लगेगा भाई सरकार कल को डीडी न्यूज का दफ्तर भी कह देंगे वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे हमारा कदम पड़ा हुआ था। सुनवाई भी डीडी न्यूज नहीं कर सकता। सुनवाई कोर्ट कौन सा? वक्फ बोर्ड। सुनवाई कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। डिसाइड कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। और उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि लैंड हम लेंगे और लैंड को हम इस्लामिक उसमें डेवलपमेंट, कल्चरल उसमें जाएंगे। पता चलता है कि इनके चुनिंदा लोगों की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कुछ और चीजें बन जाती हैं। जो गरीब मुसलमान हैं इनके वर्ग के, या जो क्या कहते हैं महिलाएं हैं या अन्य समुदाय के मुसलमान हैं, उनकी कोई भागीदारी उसमें नहीं है। उसमें जो अभी विनोद जी ने बड़ा अच्छा बोला यहाँ पे कि 90,000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है, उसकी सुनवाई कौन कर रहा है? वक्फ बोर्ड। और जो 90,000 मुकदमे पेंडिंग है उसमें ज्यादातर जो उसमें प्रताड़ित 90% मुस्लिम लोग ही ने हैं। दायर किया जी। उसमें ऐसा तो नहीं कोई दूसरे लोग हैं। तो भाई अगर उसमें गरीब मुसलमानों को, गरीब लोगों को या महिलाओं का उसमें आके मिलता है, जगह मिलती है उस बोर्ड में, तो क्या दिक्कत है? और उसमें यही बात है कि तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर कैसे बन गया? कल को तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का आप बोल देंगे भैया डीडी न्यूज हम आए थे, डिबेट किए थे, ये हमारा वक्फ बोर्ड क्योंकि आया था यहाँ पे। अब डीडी न्यूज कहां पे मुकदमा लड़ेगा? ना सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा, ना हाई कोर्ट जाएगा, वक्फ बोर्ड में सुनवाई वक्फ बोर्ड करेगा, सब कुछ वक्फ बोर्ड करेगा। ठीक है, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया। मैं चाहूंगा विनोद जी बहुत शॉर्ट में। मैं जवाब, क्वेश्चन उन्होंने पूछा अतिकुर रोहन साहब, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अतिकुर रोहन साहब, हम लोग पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, तो यहाँ पे जो भी शंकाएं हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान भी हो जाए। अभी आपके ओवैसी साहब ने जोर जोर से इस बात को प्रचारित किया कि अगर यूपी में वक्फ बोर्ड कानून पास हो गया तो हमारे पास 1.5 लाख एकड़ जमीनें हमारी खो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। ये अभी ओवैसी साहब ने कहा, ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ओवैसी साहब ने कहा। तो आप बताइए, जो आप ये क्लॉज दिखा रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड मस्जिद जो है उसको नोटिस दिया जाएगा, अभी आप शिमला में देख लीजिए क्या हाल है। वहाँ 1-2 परिवार हैं उस जगह पे, उस इलाके में 5 परिवार हुए हैं, और वो एक छोटी सी जमीन कब्जा किया। अब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिछले 5 साल से सिर्फ सुनवाई किए जा रहा है क्योंकि वक्फ उस पे है। अब भैया जो जमीन सरकारी जमीन है, जो म्युनिसिपल गजट में नोटिफाई है, वहां आपने 5 तल्ला मकान बनवा लिया और पूरा वहां का जो एनजीटी है उसको धता बता दिया। तो आप कहेंगे कि ऐसे अनरजिस्टर्ड पे कोई क्लेम नहीं हो, ऐसे चीजों पे केस कोर्ट सुनवाई ना करे? तो ये सारी सवाल है। आप जैसे विद्वान आदमी को इस पे प्रकाश डालना चाहिए, और जो देश में भ्रम फैला रहे हैं लोगों को, वो आप जैसे लोग ही उस भ्रम को तोड़ सकते हैं। गलत सूचना लोगों को मत दीजिए, उत्तेजित मत कीजिए। ये देश सबका है और ये देश सबका है, इसमें अपनी भूमिका निभाइए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अच्छा उदाहरण दिया अनिरुद्ध जी ने। वो चैलेंज हुआ था, अवश्य वक्फ बोर्ड ने कहा था कि, लेकिन खारिज हो गया। इससे आपने जो भ्रम फैलाया था जनता के बीच में कि वक्फ जिस उंगली रख दे जिस चीज के ऊपर वो उसकी हो जाती है, वो तो खारिज हो गया। अरे अतीकुर रहमान साहब, ताजमहल पे आपके वक्फ ने उंगली रख दी, सुप्रीम कोर्ट में आ गया मामला, ताजमहल ने कहा दिखाओ शाहजहां की कॉपी। चैलेंज हुआ क्या आप लोग कुछ चीजें दलीलें रखते हैं, उसके साथ तर्क से रखिए। चैलेंज हुआ। अरे तो देखिए यहाँ इस तरह से नहीं है। आप इस बात को समझ, अतीकुर रहमान जी, वंस एंड फॉर ऑल, मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। मैं आपकी बात समझ गया दरअसल, लेकिन ये भी तो समझने की जरूरत है कि मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के घर को अपना नहीं चैलेंज कर सकता, सोच ही नहीं सकता। आपने सोचा क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मिल सकता है। आप सूट में जाएंगे, आप कहेंगे कि ये शाहजहां की ने किया था और ये हमारा होना चाहिए, और उसके बाद अदालत ने कहा जी कॉपी दिखाइए। तो ये जो सारी एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई भी जो मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है, जो रजिस्टर्ड है, जिस तरह से बाकी चीजें हैं, किसी भी धार्मिक उसका हो, तो कोई सरकार उसको ना ले रही है ना ले सकती है।
मैं ये इस बात को कहना चाह रहा हूं। फिलहाल ये जो आज जो हमारी डिबेट थी वो ये भी बताती है कि जाकिर नायक जैसे जो एक जिसको मैं कहूंगा कि हेट स्पीचेस के जरिए वो तमाम जो एक बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और खासतौर पर जैसे कि बात हो रही है ना कि 90,000 जो केसेस है उनमें से 90% उन छोटे छोटे जो गरीब मुस्लिम्स हैं वो बेचारे उसमें मार झेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, उनके हित की बात में सोचना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अतीकुर रहमान जी आप भी कम से कम समाज में इन चीज़ों को लेकर जाएंगे कि हम गरीबों के लिए, उनके जो पंक्ति में खड़ा आखिरी मुसलमान है उसकी आवाज़ भी सुनी जाए। वक्फ बोर्ड के और वक्फ कानून के की जो बात है उसमें किसी भी तरह से लोगों को बरगलाया ना जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनिरुद्ध प्रताप का, आपका भी, अतीकुर रहमान जी का, विनोद मिश्रा जी का। और यहां से बात करेंगे